गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही ईवीएस की और ईवीएस के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है आपदा और आपदा प्रबंधन। जैसा कि हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है आपदा और आपदा प्रबंधन, साथ ही आपके आपदाओं के बारे में मेंशन किया गया है कि कौन सी आपदाओं से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो उनमें से हमारी जो आपदाएं दी हैं वो है बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है। ये तीन आपदाएं क्या है हमारे सिलेबस में मेंशन की गई हैं। इन तीनों आपदाओं को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा आखिर आपदाएं क्या हैं और हम उनका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कि ये जो आपदाएं हैं वो किस तरीके की हैं, क्या वो आपकी प्राकृतिक है या मानव जनित है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि आपदा क्या है और आपदा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं होती है वो क्या कहलाती हैं, जो भी आपकी मानव जनित आपदा है वो क्या कहलाती है, साथ ही आपकी प्रमुख आपदाएं अभी तक जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपदा का जो विभाजन किया गया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 पर, उस पर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन जो एजेंसीज बनाई गई हैं, आपदाओं के जो मंत्रालय हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आज इसी वीडियो में। और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे आपके आपदा प्रबंधन की जो भी रणनीतियाँ बनाई गई हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर की हो या फिर आपके राष्ट्रीय स्तर की हो। ओके, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आपदा क्या है। सभी अच्छे से परिचित है कि आखिर आपदा क्या है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपदा आखिर होती क्या है। आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है। आपदा किस तरीके की घटना मानी गई है यहाँ पर? अनपेक्षित, जिसके बारे में आप अपेक्षा नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ओके, जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह छोटे समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है। ऐसी घटनाएं होती हैं, ये आपदाएं जो मानव के नियंत्रण से क्या होती है, बाहर होती हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में हम बहुत ही अच्छी तरीके से अगर बाढ़ की ही बात कर लेते हैं या आपकी महामारी जो आपकी कोरोना है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं इनकी बात कर ली जाती है तो ये मानव के नियंत्रण से क्या है, आज बाहर है। ठीक है ना, मानव इन पर क्या है, अपना नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। ठीक है ना, अर्थात मानव उनको नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर बात की जाती है वहीं आपके ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है ना, सुनामी, क्या मानव इनको नियंत्रित कर सकता है? तो मानव इनको भी नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, मानी गई है अनपेक्षित घटनाएं मानी गई हैं। ओके, ये थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती हैं। ठीक है ना, हमें अंदाजा ही नहीं लग पाता है कि आखिर ये कब घटित हो गई। ठीक है ना, और हमें क्या हो रहा है, साथ ही साथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई हम जानकारी ही नहीं लगा पाते कि घटनाएं मतलब कब घटने वाली हैं। आज भी हम मतलब प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाता तो कोई हमारे पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम कंप्लीटली क्या है जानकारी लगा पाए कि कब क्या होने वाला है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब आपदाएं आएंगी, घटनाएं घटेंगी इतने व्यापक स्तर पर, तो क्या होगा, मानव के जीवन के क्रियाकलाप क्या होंगे, अवरुद्ध होंगे ही होंगे, रुकावट आएगी ही आएगी, तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। और नुकसान क्या होगा, अगर बाढ़ की ही बात कर ली जाती है, जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो आपकी क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में, बिहार में क्या हो रहा है, बाढ़ की जो पोजीशन बनी हुई है उसमें कितनी ज़्यादा फसलों का नुकसान, घरों का नुकसान, लोगों के जीवन का नुकसान। ठीक है ना, यानी कि हर तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है। अतः इससे निपटने के लिए हमें समानता दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करते पड़ते हैं। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमें क्या है, सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं आपकी वैधानिक तरीके से, ऐसी आपातकालीन कंडीशंस में वो भी क्या हो रही है, कम पड़ जा रही हैं उस समय। ठीक है ना, हमें मतलब क्या है, उस मतलब सारी समस्याओं को, ये जो आपदाएं हैं इतनी ज़्यादा विकराल, इतनी ज़्यादा भयानक है कि हमें इन समस्याओं को क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। तो अर्थात वो जो सुविधाएं हमें प्रोवाइड कराई जा रही है वो भी मतलब उनके सामने बहुत ही छोटी पड़ जा रही हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये कहलाती है आपकी आपदा। हम बात करेंगे आपदा के जो वर्गीकरण किया गया है वो आपकी प्राकृतिक आपदाएं और आपकी मानवकृत आपदाएं। अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात की जाती है जो प्राकृतिक तरीके से विस्तृत रूप से घटित होती है, ठीक है ना, अगर बात की जाती है सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन और सुनामी। आज बाढ़ आ रही है तो क्या है, मानव का क्या रोल है उसमें? इनडायरेक्टली भले आप कहें कि मानव ने वृक्ष काटे हैं, ये सारी चीजें हैं तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल है। लेकिन अगर कहें कि ये जो नेचुरल फिनोमेना है
तो ये क्या हो रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, रिसाइकिल करता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी जो पोजीशन हो रही है ये प्राकृतिक तरीके से हो रही है, उसमें मानव कुछ नहीं कर सकता, मानव उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो ये आपकी सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है और आपके भूस्खलन, सुनामी, ये सारी जितनी भी आपकी आपदाएं मानी जाती हैं ये आपकी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। वहीं पर बात की जाती है मानवकृत आपदाएं क्या कहलाती हैं, जो मानवीय प्रयासों के कारण घटित होती हैं। अगर बात की जाती है आणविक, जैविक एवं रासायनिक और बम विस्फोट, ये सारी जो आपकी क्या है, आपकी जितनी भी क्या है आपदाएं हैं ये सब मानवकृत आपदाओं के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। अगर बात की जाती है हिरोशिमा एंड नागासाकी की, वहां पर जो बम विस्फोट किया गया था वो उससे जो आपदा आपकी उत्पन्न हुई थी वो क्या है, मानवकृत आपदा थी, ठीक है ना। जो आपके ज्वालामुखी ये सारे आपकी प्राकृतिक कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनका अगर आपका क्या है वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया गया, वो किस आधार पर किया गया है, वो किया गया है आपके वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक आधार पर, ठीक है ना। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर बात की जाती है वायुमंडलीय के अंतर्गत कौन कौन सी आपदाएं आती है तो हमें इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। अगर पूरी नहीं है तो हमारे सिलेबस में जो सूखा दिया हुआ है तो उसकी जानकारी होना चाहिए कि ये जो हमारा सूखा है वो किस आपदा के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो वर्गीकरण किया गया है वो आपके वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत आता है, सूखा। अगर वही बात की जाती है भूकंप, ज्वालामुखी की, तो ये आपके भौमिक आपदाओं के अंतर्गत क्या होगा, काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। अगर वहीं पर बात की जाती है बाढ़ की, तो बाढ़ हमारा जलीय आपदाओं के अंतर्गत आता है। मतलब कि आपको ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा मेंशन करके चलना है क्योंकि हमारे सिलेबस में भूकंप, बाढ़ और सूखा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का जो वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है, उनमें से आपका बाढ़ किस आपदा के अंतर्गत आता है, क्या वो वायुमंडलीय है, भौमिक है, जलीय है या जैविक है। तो हमें यहाँ पर राइट टिक करना होगा कि वो हमारे जलीय आपदा के अंतर्गत काउंट की जाती है, ओके। अगर वहीं पर बात की जाती है जैविक की, तो पौधे व जानवर, ठीक है ना, पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में टिड्डियां इत्यादि, कीट, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है ना, इनके माध्यम से जब क्या हो रहा है, संक्रमण फैल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी आपकी जैविक के अंतर्गत आपदाएं काउंट की जाती हैं, ओके। नेक्स्ट हम इसी में बात कर लेते हैं मानव जनित आपदा। हमने जैसा कि अभी पिछले ही मेंशन किया है कि जो हमारी मानव जनित आपदा होती है वो मानवीय प्रयासों के कारण क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। बात की जाती है औद्योगिक दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो किसके कारण हो रही है, मानव जनित आपदाएं हैं ये। अगर परिवहन दुर्घटना हो रही है इसके पीछे भी मानव ही रिस्पॉन्सिबल है। इमारतों का गिरना, आग, परमाणु बम का गिरना, ये सारी चीजें आपकी मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत क्या हो रही है, काउंट की जाती है। अर्थात जिसमें मानव का क्या हो, मानव का क्या हो, हाथ हो, मानव के प्रयास के द्वारा मतलब क्या हो, इस तरीके की आपदाएं घटित की जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी। जैसे कि आप सभी अच्छे से परिचित है भोपाल गैस त्रासदी हो या वर्तमान में अभी आंध्र प्रदेश में आए हुए जो भी आपके चक्रवात थे, ठीक है ना, इस तरीके की जो भी आपके गैस का रिसाव हुआ है, ठीक है ना। अगर बात की जाती है आंध्र प्रदेश में वर्तमान में आपके 2020 में ही गैस का रिसाव हुआ है जिसकी वजह से ये क्या है, दुर्घटना आपकी हुई है वो आपकी मानव जनित दुर्घटना ही थी, ठीक है ना। ये सारी चीजें अगर बात की जाती है आपदा परिस्थिति के अनुसार कितने लेवल पर विभाजन किया गया है आपदा का, तो इसमें क्या है, लेवल 3, ठीक है ना, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल पर इसको विभाजित किया गया। लेवल फर्स्ट क्या है, जिसमें जिला स्तर पर क्या है, पर्याप्त साधन आपदाओं से निपटने के लिए उपलब्ध हो। अर्थात वो आपदाएं जो जिसमें हम क्या है, जिला स्तर पर ही क्या है, सारी सुविधाएं हमें मुहैया करा दी जाती है, वो आपकी लेवल 1 के अंतर्गत आती है। अगर लेवल 2 की आपदा होती है तो जिसमें क्या होगा, हमें राज्य स्तर पर संसाधन उपलब्ध हो, ठीक है ना, राज्य स्तर पर संसाधन उपलब्ध हो आपदा से निपटने के लिए, यानी कि आपको क्या करना है, राज्य स्तर पर काउंट करना है, ठीक है ना। थर्ड है आपका लेवल 3, ये है आपदा की चरम स्थिति होती है जिसमें विस्तृत स्तर की घटनाएं शामिल होती हैं और बड़े स्तर पर क्या होता है, नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस पे कौन आपको सुविधा मुहैया कराएगा, किस स्तर पे आपको सुविधाएं दी जाएंगी, आपके केंद्र स्तर पर। कौन डिसीजन लेगा, केंद्र डिसीजन लेती है। मतलब इस तरीके से ये क्या है, लेवल डिसाइड किए गए हैं आपकी परिस्थिति के अनुसार,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 3 लेवल डिसाइड किए गए हैं। अगर छोटे लेवल पर हैं तो जिला ही उसको क्या करेगा, आपके लिए साधन प्रोवाइड कराएगा। अगर लेवल 2 स्तर पर है तो आपके राज्य उसको क्या है, साधन प्रोवाइड कराएगा। अगर लेवल 3 पर है तो इस पर क्या होगा, आपके सेंट्रल जो होता है वो आपके सेंट्रल लेवल पर क्या है, सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ठीक है ना। बात की जाती है नेक्स्ट आपके कि आपदा प्रबंधन के लिए जो एजेंसीज हैं, आपदा प्रबंधन के लिए जो भी एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें। तो बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से हैं, तो गृह मंत्रालय। राज्य स्तर पर कौन कार्य करेगा, तो आपदा प्रबंधन विभाग बना हुआ है। अगर जिला स्तर पर बात की जाती है तो जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय। और अगर विकास खंड स्तर, जिसे आप ब्लॉक स्तर बोलते हैं, ब्लॉक स्तर की बात की जाती है तो पंचायत समिति बनी रहती है आपकी। अगर गांव स्तर पे बात की जाती है तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति बनी होती है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कहिए कि गृह मंत्रालय ही सारी चीज़ें सेंट्रल से ही क्या होंगी, डिसाइड होंगी, सारी चीज़ें सेंट्रल ही करेगा, प्रोवाइड करेगा आपको सुविधा। तो नहीं, ये डिसेंट्रलाइज की गई है। यहाँ पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्या है, एजेंसीज वर्क कर रही हैं। ठीक है ना। इसलिए ज़रूरी है कि आप गांव स्तर पर इसको क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, ब्लॉक स्तर पर देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपके नेशनल स्तर पर। ओके। इस तरीके से हम बात करेंगे नेक्स्ट आपदाओं के लिए जो भी आपके मिनिस्ट्री बनाई गई है, मंत्रालय बनाए गए हैं। अगर वो आपदा प्राकृतिक आपदा है उसके लिए जो भी क्या एक्शन लिए जाते हैं वो गृह मंत्रालय के माध्यम से लिए जाते हैं। अगर बात की जाती है वहाँ पे हमारी हवाई आपदा है तो वहाँ पर जो डिसीजन होगा, वहाँ पर जो एक्शन लिए जाएंगे वो आपके नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा लिए जाएंगे। अगर वहाँ पर रेल दुर्घटना है, रेल आपदा से रिगार्डिंग कोई चीज़ें हैं तो वो आपका रेल मंत्रालय डिसीजन लेगा, ना कि गृह मंत्रालय। इसलिए आपको यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर क्या कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। नाभिकीय जैविकी है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी फिर हमारा क्या होता है, गृह मंत्रालय। क्यों, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट होता है वो उसके हाथ में होता है। ओके। अगर नेक्स्ट बात की जाती है आपके महामारियों के लिए तो स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा वर्क करेगा। जैसा कि अगर कोविड-19 की बात कर ली जाती है, फिलहाल कोविड-19 जिसे WHO ने क्या किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हैं, इसने कोविड-19 को क्या घोषित किया हुआ है, आपके महामारी घोषित की है। ठीक है ना। कोविड-19 को महामारी के रूप में घोषित किया गया है WHO के द्वारा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 1948 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। 7 अप्रैल को आप स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ओके। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज भी क्या है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि आपकी 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई परमाणु दुर्घटना। कौन सी दुर्घटना है, परमाणु दुर्घटना है, याद रखना है आपको। अगर पूछा जाता है 3 दिसंबर 1984 भोपाल की गैस त्रासदी, ये अगर वर्तमान सिनेरियो की बात की जाती है 7 मई 2020 की, तो आंध्र प्रदेश राज्य के जो विशाखापट्टनम के वेंकटपुर गांव में, ठीक है ना, वेंकटपुरम गांव में विजाग गैस, ठीक है ना, पीवीसी गैस भी जिसे आप बोलते हैं, पीवीसी गैस भी जिसे आप बोलते हैं, इसका रिसाव हुआ। इसकी वजह से काफ़ी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा परेशानी, काफ़ी ज़्यादा क्या हड़कंप मच गया लोगों में। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। ये जो गैस है बहुत ही ज़्यादा क्या थी आपके लिए, नुकसानदायक थी। लोग मतलब चक्कर खा के वहाँ गिर गए। ठीक है ना। लोगों के शरीर में जलन होने लगी, खुजली होने लगी। लाइक दिस, इस तरीके की एक्टिविटीज अभी फिलहाल वर्तमान सिनेरियो में देखने हमें मिली। अभी 7 मई 2020 की बात है। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जो महत्वपूर्ण आपदाएं हैं जहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं अभी तक, वो पूछे गए हैं। अगर पूछा जाता है बंगाल अकाल, यहाँ से क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और अभी भी आने की संभावना है। ठीक है ना। 1770 में अकाल पड़ा था बंगाल में, 1770 में। लातूर की बात की जाती है, लातूर जो कि आपका महाराष्ट्र में है, यहाँ पर भूकंप आया हुआ था, 1993 में आया था। वहीं बात की जाती है गुजरात के कच्छ और भुज में, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या एग्जाम में क्या रहा, रिपीटेड रहा 2001 में। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करके चल रहा है यहाँ पर। वही बात की जाती है आपके हिंद महासागर जो 2004 में सुनामी आई हुई थी उसकी। वर्तमान में अगर बात की जाती है तो आपके सिद्ध चक्रवात 2007 में आया हुआ था, हुदहुद चक्रवात 2014 में, अम्फान चक्रवात इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, 2020 में अभी क्या है आपका आया हुआ है, वो भी मई के महीने में। ठीक है ना।
नेक्स्ट बात की जाती है आपकी जापान, जो कि आपकी सुनामी आई हुई थी 2011 में। ऐसे ही केरला में आपकी बाढ़ हुई थी 2018 में, जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई और आपका नुकसान हुआ। ओके, तो ये आपकी कुछ आपदाएं थी। नेक्स्ट हम इसी में बात करेंगे। आपदाएं तो हमने पढ़ ली, लेकिन इनका निवारण और इनका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, तो इसके लिए आपकी 3 स्टेजेस हैं। ठीक है ना, 3 स्टेजेस हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। अगर बात की जाती है आपदा से पहले की, आपदा के समय की और आपदा के बाद की, किस तरीके की क्या है व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपदा से पहले की बात की जाती है, आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्र करना। अगर मान लीजिए कोई आपदा आ रही है या कभी कहीं पे आई हुई है, उसके बारे में हमें क्या करना, आंकड़े एकत्र करना चाहिए, सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए। जितने भी आपके आपदा संभावित क्षेत्र हैं उनका क्या करना चाहिए, हमें मानचित्र तैयार करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में क्या देना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। तो ये आपके आपदा से पहले की मतलब क्या है, आपकी तैयारियां हैं। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, जो संभावित क्षेत्र हैं, संभावित क्षेत्रों में जहाँ पर आपदा आ सकती है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना आपदा योजना बना लीजिए, तैयारियां रखिए। बचाव का उपाय करना है कि अगर मान लीजिए आपदा आती है तो हम किस तरीके से क्या है, प्रीपेयर रहें। ठीक है ना, प्री प्लान जो होता है उसको हम पहले से क्या करें, डिसाइड कर लें, अगर वहाँ पे आपदा आने की क्या हो, संभावना होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपदा के समय की। अगर आपदा के समय अगर मतलब क्या होता है, हमें किस तरीके की क्या करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। तो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य, ठीक है ना, उस दौरान हमें बचाव और राहत कार्य जैसे कार्य करने चाहिए, जैसे कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को निकालना। जैसा कि अभी बिहार और आपके क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है, बाढ़ के द्वारा क्या हो रही है, बहुत सारे लोगों को क्या है, जान माल का जो नुकसान हो रहा है, लोग क्या हो रहे हैं, उस क्षेत्र में फंस गए हैं। भूस्खलन में क्या होता है, लोग जमीन नीचे धंस जाती है, लोग अंदर चले जा रहे हैं, मलबा ऊपर से गिर रहा है। ठीक है ना, तो उन लोगों को उन आपदाग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकालने के लिए क्या हो रही है, टीम भेजी जा रही है। आश्रय, आपके स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन, दवाई आपूर्ति, ये सारी चीजें क्या है, आपके आपदा के समय की हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपदा के पश्चात क्या करना चाहिए। प्रभावित जो लोग हैं उनका बचाव और पुनर्वास करना चाहिए। ठीक है ना, आप उनके रहने और खाने के लिए दूसरी जगह क्या करिए, गवर्नमेंट क्या करती है, व्यवस्था करवाती है। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है ना, जो आपकी आपदाएं आ रही है हम उनको मतलब क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, किस लेवल पे रहा, किस लेवल पे मतलब हो सकता है आगे, ये सारी चीज़ों के अनुसार अपने आप को क्या कर रहे हैं, पहले से हम अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है ना, उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को आंकते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है इसमें कि इसमें 3 तरीके के क्या होते हैं, आपके स्टेप फॉलो किए जाते हैं, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के पश्चात। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पर आपकी किस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिससे आपके आपदाओं से क्या हो, आपके आपके आपदाओं से लोगों को राहत मिल सके। ठीक है ना, अगर बात की जाती है सबसे पहले आपदा प्रबंधन पर जो पहला मुद्दा उठाया गया था वो 1989 में यूएन जनरल असेंबली में उठाया गया था। ठीक है ना, सबसे पहला मुद्दा उठाया गया था आपदा प्रबंधन पर। नेक्स्ट है आपका मई 1994 में याकोहामा, जो आपका जापान का एक शहर था, जापान में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी की गई। यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके थर्ड है, वर्ष 1999 से 2000 को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। ये आपको थोड़ा सा मेंशन करके चलना है। ठीक है ना, क्योंकि अभी फिलहाल जो कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या पुटअप होने के पूरे चांसेस बनते हैं। अगर बात की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जून 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP, ठीक है ना, जारी की गई है, जो कि देश में इस तरह की क्या है, आपकी पहली राष्ट्रीय योजना है। देश में पहली इस तरीके की क्या है, आपदा प्रबंधन पर पहली राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है। कब तैयार की गई है, 1 जून 2016 को। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है ना, इस योजना में क्या है, आपकी कितनी आपदाओं को शामिल किया गया है, आपकी 15 आपदाओं को शामिल किया गया है, ये याद रखना है। ठीक है ना, अगर बात की जाती है नेक्स्ट इसी में कि ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है,
सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्या है ये रखी गई है, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपकी योजना है ये आधारित है आपके सेंडाई फ्रेमवर्क। अब समझ लेते हैं आखिर ये सेंडाई फ्रेमवर्क है क्या। ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, सेंडाई पहले तो आपको याद रखना है कि ये जापान का एक सिटी है, जापान की एक सिटी है। यहाँ पर क्या है 15 वर्षों का एक गैर बाध्यकारी समझौता किया गया। ओके, इसे जापान में 2015 में अपनाया गया और 15 वर्षों का ये समझौता है। तो कब तक चलेगा, 2030 तक चलेगा, 2030 तक चलेगा, ठीक है ना। ये 15 वर्षों का एक एग्रीमेंट है ये। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जोखिम को कम करना है हमें, ठीक है ना। ये जो आपदाएं आ रही हैं इनको क्या करना है, कम करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि इसमें कितने मतलब फ्रेमवर्क में कितने पॉइंट शामिल किए गए हैं। तो आपको याद होने चाहिए 4 पॉइंट आपके शामिल किए गए हैं। उसमें से आपका प्रिवेंशन है, मिटिगेशन है, रिस्पॉन्स और रिकवरी है। बात की जाती है रोकथाम, शमन की, प्रतिक्रिया की और रिकवरी की। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क में इनमें से कौन सा पॉइंट शामिल नहीं है। इसलिए आपको जरूरी है कि रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया और रिकवरी इन 4 पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे आपदा से रिगार्डिंग जितना भी ये पहला पार्ट था वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में आपके आपके डिस्कस करेंगे हम सूखा, भूकंप और क्या, ठीक है ना, बाढ़। सूखा, बाढ़ और भूकंप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।